हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस बाबा वंस अगेन। और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के चैप्टर्स। यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, आपको चैप्टर वाइज जो नई वाली एनसीईआरटी अपडेट हुई है अभी 2026 में, आपने देखी होगी जो एनसीईआरटी आई है नई वाली, ये जो है कुछ अलग तरीके से अपडेट हो गया। ये कुछ अलग इसके अंदर टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, ठीक है। हल्ला मचा दिया है कि भैया 11वीं के टॉपिक ऐड हो गए हैं। एनसीईआरटी के अलावा जो मैथ्स ऐड हुआ है, मैथ्स की एनसीईआरटी आई है जो है, वो भी उसके अंदर भी जो है एपी और जीपी आ गया है। ऐसे ही एसएसटी की जो एनसीईआरटी है वो भी अपडेट हो के आई है। तो साइंस, एसएसटी, मैथ, इन सब की एनसीईआरटी अपडेट होके आएंगे। और जो बच्चे बहुत शिद्दत से साइंस बाबा चैनल पर आए हैं और वो चाहते हैं कि उनको बहुत कुछ यहाँ से मिले, तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा, आपको ट्यूशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंगल वीडियो के अंदर सिंगल चैप्टर का शॉर्ट मिल जाया करेगा और पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन हो जाया करेगा। आपने वीडियो देख ली, आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है। जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है बेटा, उनको ज़्यादा रिवीजन और नोट्स दोबारा फिरने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर की, जो कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर। इससे पहले एक चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी चैप्टर। तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, और इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते दैट इंट्रोडक्टरी चैप्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंट्रोडक्टरी चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर नॉट नो अबाउट साइंस। अगर आपको साइंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि साइंस होती क्या है, ठीक है, इसको क्यों पढ़ते हैं, तो आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये कोर सिलेबस स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर से, दैट इज़ सेल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर दैट इज़ सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो सबसे पहले ये क्या कहना चाह रहा है हमसे कि जीवन यानी कि लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन। जीवन का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर, मनुष्य, सबके सब कौन है बेटा? सबके सब जीव हैं। तो ये लाइन क्या कह रही है कि सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट है किसकी? जीव की। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फोना, प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं, बिना सेल के ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस लाइन का दूसरा क्या अर्थ निकलेगा? इस लाइन का दूसरा अर्थ यहाँ पर दे रखा था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देखो, प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स, या मैं एनिमल्स की बात करूं, यहाँ पे इन दोनों का ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो सेल होती है। कि सर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चरल क्या होता है और ये फंक्शनल क्या होता है, ज़रा इसको समझाओ। तो बेटा देखो, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल है, समझना बेटा, या कोई प्लांट है, इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर लंबा, छोटा, टेढ़ा, जैसा भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी पेड़ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा भी स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, इसको बनाने के पीछे किसी का हाथ है, तो वो है सेल। सेल इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्ट्रक्चर। अगर सेल नहीं होगा तो वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर हमारी स्किन होती है, तो स्किन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होते हैं बेटा स्किन सेल्स, स्किन सेल्स। मसल्स होती हैं हमारी, मसल्स के अंदर होते हैं बेटा मसल सेल्स, मसल सेल्स। नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा होते हैं नर्व सेल्स, नर्व सेल्स। ब्लड के अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो हर जगह पे सेल प्रेजेंट है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेल करता है। कि सर फिर से समझ में नहीं आया? आ जाओ बेटा, एक बार और समझा देता हूँ। आप देखना जरा, अपने घर की तरफ देखना। आपका घर किस चीज़ से बना हुआ है बेटा? ईंटों से बना हुआ है। ईंट से ईंट मिली हुई है और आपका घर बना हुआ है, ठीक है। योर हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, योर हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो आपने एक चीज़ देखी कि ये जो ब्रिक्स है ना बेटा, दीज ब्रिक्स आर द
दीज ब्रिक्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर हाउस। मतलब आपका घर किससे मिलके बना है बेटा? ब्रिक से। देन यू कैन से दैट कि ब्रिक क्या है बेटा? ब्रिक क्या है? स्ट्रक्चर, जिसने आपके घर का स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है बेटा? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर हाउस। सिमिलरली, ऐसे ही बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो सेल होता है बेटा। ठीक है, सेल होता है। इसके अलावा फंक्शनल यूनिट, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल यूनिट? देखो बेटा, फंक्शनल यूनिट का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में ही नहीं, किसी प्लांट की बात करूँ मैं, ठीक है, किसी एनिमल की बात करूँ मैं, ठीक है, एनिमल की बात करूँ, ह्यूमन बींग्स की बात करूँ मैं, ह्यूमन बींग्स की बात करूँ मैं, हर जगह पे अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन कर पा रहा है, फंक्शन फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है बेटा, डाइजेशन हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रेशन हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर आप सोच पा रहे हो, आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, आप सांस ले पा रहे हो बेटा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आप CO2 बाहर निकाल पा रहे हो बेटा, ठीक है, और ऑक्सीजन ले पा रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है बेटा? इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू सेल। दैट्स वाई सेल इज ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एवरी लिविंग थिंग, हर एक लिविंग थिंग, एवरी लिविंग थिंग, हर एक जो लिविंग थिंग है बेटा, फ्रॉम द टेनेस्ट बैक्टीरिया, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़े पेड़ तक और एक ह्यूमन बीइंग तक, सब के सब बेटा किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। आपको मैं बेटा एक बात कहूँगा कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास NCERT नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास NCERT है तो मेरे नोट्स को पढ़ते जाओ, इनको, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, मेरे नोट्स को पढ़ते जाओ, साथ की साथ बेटा NCERT का ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन आप उसको देखते जाओ, जहाँ पर भी ये बातें आपको लिखी दिख रही हैं NCERT में, उनको पेंसिल से अंडरलाइन करो, जो मैं आपसे यहाँ कहता जा रहा हूँ, क्योंकि जो नई वाली NCERT आई है बेटा अपडेटेड 2026 की, उसके अकॉर्डिंग बनाए गए नोट्स हैं ये, उसी NCERT के नोट्स हैं बेटा ये, ठीक है, जो कि CBSE में पढ़ाए जा रहे हैं। ये नोट्स काफ़ी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ कि ये जो नोट्स हैं बेटा ये मैंने बनाए हैं, ये नोट्स जो है ये मैंने बनाए, ये आपके सर ने बनाए बेटा, ये साइंस बाबा ने बनाए, ठीक है। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि छोटे से बैक्टीरिया से लेकर के और बड़े से बड़ा ट्री और बड़े से बड़ा ह्यूमन बीइंग, सब के सब बेटा किससे बने हुए हैं? सब के सब सेल से बने हुए हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेल्स की बात अगर मैं करूं तो सेल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स पर बेस्ड कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा? मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आपने पढ़ा होगा ये, इससे पहले आपने पढ़ा होगा, क्लास 7th में पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब ये क्या होते हैं भैया? देखो भैया, मैं आपको बताता हूँ कि यूनिसेलुलर बेटा वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ओनली एक सिंगल सेल होता है, ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट इन देम। जो सिंगल सेल होता है, मैं कह सकता हूँ कि पूरी एक बॉडी है, पूरी जो एक बॉडी है दैट इज सेल। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल, यीस्ट, अमीबा, इसके अलावा भी कुछ होते हैं। मतलब कि एक पूरी की पूरी लिविंग बॉडी जो है, अ होल लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। अ होल लिविंग बॉडी is made up of cell। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक लिविंग बॉडी है तो वो पूरी की पूरी एक सेल है। मतलब ये जो अमीबा है बेटा, अमीबा कुछ इस तरीके का होता है, ये पूरा का पूरा एक सेल होता है, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल नहीं होंगे, ये एक सिंगल सेल है पूरा का पूरा। दैट्स वाई इट इज़ अ यूनिसेलुलर, मतलब कि एक सेल से बनी बॉडी। उसके अलावा दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर। मतलब कि बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी,
अगर मैं आपकी बात करूँ, ह्यूमन बॉडी, आपकी स्किन जो है बेटा बहुत सारे स्किन सेल से मिलके बनी है, आपकी मसल्स बहुत सारे मसल सेल से मिलके बनी है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसी बॉडी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, they are made up of too many cells, that's why they are known as multicellular. Even when cells are organized into tissues and organs, the cell remains the fundamental unit of structure and function. अब देखो बेटा, सेल के बारे में हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। सेल जो है फंडामेंटल यूनिट होता है बेटा, इसी की वजह से स्ट्रक्चर बनता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंड द सेकंड थिंग इज, इसी की वजह से बेटा फंक्शन भी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जितने भी फंक्शन हो रहे हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है एटीपी के फॉर्म में, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं आपकी बॉडी में, दे ऑल आर ड्यू टू सेल। अब बात करते हैं सेल की कि इसको कैसे देख सकते हैं, क्या हम इसको देख सकते हैं। सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई। आप इसको आंखों से नहीं देख सकते बेटा, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। लगभग इसका रेजोल्यूशन की बात करी जाए तो 0.1 मिलीमीटर। अब सेल को देखेंगे कैसे बेटा जब इतना छोटा है। तो सेल को देखने के लिए बेटा हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप। आपके स्कूल के अंदर, आपकी लैब के अंदर होगा, जिसको कि टीचर सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी बोल देते हैं। एक्चुअली वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। इसको लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग लाइट। हमको लाइट की ज़रूरत पड़ती है बेटा उस माइक्रोस्कोप को चलाने के लिए। आपने देखा होगा उस माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरीके से माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, ऐसे रखा है, उसके नीचे एक इस तरीके से मिरर लगा होता है। आप उस मिरर को एडजस्ट करते हैं जब भी वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है और इमेज बनती है बेटा, स्लाइड की इमेज बनती है और आप चीज़ों को देख पाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ लाइट माइक्रोस्कोप। इट यूज विजिबल लाइट यूजिंग इन स्कूल लैब्स, मैग्नीफाई यूजिंग ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई पीस। नॉर्मल सिंपल वाला जो माइक्रोस्कोप जो कि आपके लैब्स में होता है दैट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप। इसका यूज़ करके आप सेल को देख सकते हैं, क्योंकि सेल जो है छोटा होता है लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता कि आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से ना देख पाएँ। अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ सेल के बारे में कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो यहाँ पर बेटा एक वैज्ञानिक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया, और इन्होंने बताया था कि भैया मैंने सेल को देख लिया है, मैंने सेल को ऑब्जर्व कर लिया है, और 1665 में मैंने ऑब्जर्व कर लिया है सेल को, और आई एम यूजिंग अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप एंड आई ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ स्मॉल बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट्स, और जिनको मैंने नाम दे दिया है सेल। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था बेटा सेल को, और ये बातें उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी थी। 1665 में डिस्कवर किया था सेल को, अपने आप एक माइक्रोस्कोप बनाया था उसको डिज़ाइन करके, अपने हाथों से ही एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था, और उस माइक्रोस्कोप से जो है सेल को ऑब्जर्व किया था इन्होंने, और ऑब्जर्व करके फिर उन्होंने बताया कि भैया ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने होते हैं। दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज सेल्स, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज सेल्स। किसने बताया था बेटा, रॉबर्ट हुक, ठीक है। हम बात कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, माइक्रोन्स में होती हैं, जो माइक्रोन्स में, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को बेटा आप लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे। वी आर नॉट यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप फॉर बैक्टीरिया। दूसरा वायरस, बैक्टीरिया, ये इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस टाइप के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, इनको देखने के लिए। इट यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, शोज सेल स्ट्रक्चर एट द नैनोमीटर स्केल, मच मोर पावरफुल देन लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बहुत छोटी चीज़ें इससे देखी जाती हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। लेकिन अगर आप इससे सेल को देखना चाहते हो बेटा, सेल को, तो आप सेल को भी देख सकते हो। आप सेल को भी जब इतनी छोटी चीज़ें दिखा देता है तो सेल को तो दिखाई देगा। लेकिन सेल को जो ज़्यादातर जो ऑब्जर्व किया जाता है वो ऑब्जर्व किया जाता है बेटा लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एवरी सेल हैज़ अ बाउंड्री विच इज़ नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। मान के चलो बेटा ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के ऊपर जो है ना एक बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री को बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है समझते हैं ज़रा, पहले पढ़ते हैं इसको उसके बाद समझेंगे। इट इज़ अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द सेल, डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स, एनएम का मतलब नैनोमीटर, थिक। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इट हैज़ अ लिपिड बाइलेयर, 2 layers of fat molecules with water attracting head pointing outwards and water repelling tails pointing inward. Proteins are embedded in this bilayer and act like a gatekeeper. The molecules can move sideways, flip, rotate. That is why it is called fluids. The molecules are arranged like tiles in a mosaic, and together this is called a fluid mosaic model. इन सब चीज़ों की वजह से बेटा इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा सेल का सबसे पहला पार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया सेल के ऊपर जो है एक लेयर होती है एंड दैट लेयर इज़ नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा बेटा इसको समझेंगे कि ये होती क्या है। आ जाओ डायग्राम देखते हैं इसका। दिस इज़ अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेटा चारों तरफ से एक बहुत पतली लेयर से घिरी हुई होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के लिए देखा जाए तो खुद ही एक लेयर है, और ये जो पतली लेयर जो है बेटा जिससे घिर के रखती है सेल को जो है उसकी सुरक्षा करती है, ये एक चीज़ तय करती है बेटा कि सेल के अंदर क्या जाना है और क्या बाहर निकलना है। सेल के क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर निकलेगा। हर कोई चीज़ बेटा मुंह उठा के सेल के अंदर नहीं आ सकती है, और ना ही सेल के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर जा सकती है, ठीक है। अगर इस तरीके का फंक्शन हो रहा है बेटा किसी भी, ध्यान रखना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस तरीके का फंक्शन हो रहा है कि किसी भी एक बॉडी के चारों तरफ एक लेयर लगी हुई है और वो लेयर बेटा सिलेक्ट कर रही है कि कौन सी चीज़ बाहर जाएगी और कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, जिनको अंदर आना है जो काम की चीज़ें उनको ही अंदर आने दे और जो बाहर जाने लायक है उनको बाहर जाने दे, बाकी इसके अलावा कोई भी अंदर बाहर ना आ सके, तो बेटा इस तरीके के एनवायरनमेंट को बोलते हैं हम दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन्वायरमेंट या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल के लिए बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सेल की ये जो मेम्ब्रेन है बेटा क्योंकि इसका नेचर होता है कि ये सिलेक्ट करती है चीज़ों को कि कौन सी चीज़ बाहर जाएगी कौन सी चीज़ अंदर आएगी, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखना बेटा SPM, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर टीचर पूछता है वाई सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, कि सर वो डिसाइड करती है क्या चीज़ अंदर जानी है क्या चीज़ बाहर आनी है। हर कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती है और हर कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। यानी कि ये जो है कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है और कुछ पदार्थों को रोक लेती है। लगभग देखा जाए बेटा अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो लगभग 7 से 10 नैनोमीटर NM नैनोमीटर पतली होती है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो बेटा ये लिपिड से बनी होती है, लिपिड्स LIPIDS, लिपिड से बनी होती है। लिपिड्स आर द कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल कंपाउंड्स, और लिपिड के साथ में प्रोटीन से भी बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है मैंने आपको बताया ये बनी होती है किससे, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स के साथ एम्बेडेड होती है। एम्बेडेड का मतलब होता है बेटा कि प्रोटीन्स इसके बीच में फंसे होते हैं, और प्रोटीन्स जो है ना बेटा चौकीदार की तरह काम करते हैं, चौकीदार की तरह दे आर एक्टिंग लाइक अ गेट कीपर्स। और ये प्रोटीन्स ही बेटा हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी कौन सी चीज़ बाहर आएगी, ये सिलेक्ट करते हैं कि क्या अंदर आना है और क्या बाहर जाना है। इन प्रोटीन्स के द्वारा ही सिलेक्ट होता है। ये प्रोटीन्स ही इसके नेचर को सिलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं। किसके नेचर को बेटा, सेल मेम्ब्रेन के नेचर को। इसमें लिपिड की 2 परतें होती हैं बेटा, लिपिड की 2 परतें होती हैं, बाई लेयर।
जिनके सिर्फ पानी को मतलब इस तरीके से देख रहे होंगे आप, इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। ये सिर होता है बेटा इसका लिपिड का, इस तरीके से। एक मिनट, कलर डिफरेंस करके बनाता हूँ इसको। इसके अंदर इस तरीके से होता है बेटा, समझना जरा। देखो ये बने हुए हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये जो है बेटा, इसका जो सर है, ये जो आप इसका सिर देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट हेड, ये जो हेड वाला पार्ट है बेटा, ये होता है हाइड्रोफेलिक। ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट मतलब पानी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, पानी की तरफ खुद भी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। पानी पसंद है इस पार्ट को। और इसकी जो टेल होती है, ये वाली पूंछ जो है बेटा, दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट। वाटर रिपेलिंग पार्ट मतलब कि इसकी जो पूंछ है, ये पानी को पसंद ही नहीं करती है और अंदर की ओर रहती है बेटा, अंदर की तरफ रहती है, ठीक है। हाँ, इसमें प्रोटीन्स जो है ना, मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन्स जो है बेटा, ये गेट कीपर की तरह लगे होते हैं, काम करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, मतलब कि आने जाने को नियंत्रित करते हैं एक तरह से देखा जाए तो। और इसके मॉलिक्यूल्स जो है बेटा, इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इधर उधर मूव करते रहते हैं इसके अंदर। अब मूव ये कैसे कर लेंगे? अब मूव कर रहे हैं, इसका मतलब बेटा कि ये जो इसके अंदर ये जो पूरा मटेरियल भरा हुआ है, दैट इज इन अ फ्लूइड स्टेट, FLUID। materials are moving inside the cell membrane, that's why it is known as fluid, that's why it is known as fluid, and that's why it is called as a fluid mosaic model, fluid mosaic model। इसीलिए इसको बेटा फ्लूइड मोसाइक मॉडल कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, वाई इट इज़ नोन एज अ फ्लूइड मोसाइक मॉडल। अच्छा, इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर तो बेटा मूव करते ही हैं, इसलिए इसको फ्लूइड कहते हैं। लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स बेटा टाइल्स की तरह व्यवस्थित होते हैं, टाइल्स की तरह अलग अलग, टाइल्स की तरह अलग अलग मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित होते हैं। मतलब दे आर अरेंज लाइक टाइल्स इन अ होम। घर पर जो देखें फर्श पर टाइल लगी रहती हैं, अलग अलग ऐसे टाइल्स की तरह अरेंज्ड होते हैं बेटा। दे आर अरेंज लाइक अ टाइल्स, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ फ्लूइड मोसाइक मॉडल। बहुत सिंपल है बेटा, इसको पता नहीं क्यों पहाड़ बना देते हैं टीचर। अब मैंने आपको अगर ये एक बार और समझा दिया ना, तो आप इसको ज़िंदगी भर कभी भूल ही नहीं सकते हो, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक है आपका, दैट इज़ हाँ बेटा, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन? ये भी बहुत सिंपल है। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ध्यान देना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। दिस हैपन्स विदाउट अ मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो पार्ट है, जो मेन पार्ट है, दैट इज दिस पार्ट। दिस हैपन्स विदाउट अ मेम्ब्रेन। ध्यान देना बेटा, है ना, इधर उधर ध्यान मत लगाना, मैं जब समझा रहा हूँ इधर ध्यान देना। सेकेंड पार्ट बेटा ये कह रहा है, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली permeable membrane from an area of more water to an area of less water until concentration becomes equal। कहने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर देखो, देखना बेटा जरा, ये कह रहा है हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। ये कह रहा है ज़्यादा पानी है जहाँ पर बेटा, वहाँ से जो है जहाँ कम पानी है, लेस वाटर, वहाँ मूव करते हैं। इनडायरेक्टली देखा जाए बेटा तो इसका जो मतलब है, डिफ्यूज़न का जो मतलब है, वो क्या कह रहा है? डिफ्यूज़न कह रहा है बेटा कि जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेटा ऑस्मोसिस की, तो इनडायरेक्टली ये भी यही बात कह रहा है बेटा, इसके अंदर भी सेम यही बात कही जा रही है कि जो हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन बेटा इसके अंदर बस एक अंतर है। अंतर पता है क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस लाइन को याद रखना बेटा। दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। हम कह सकते हैं डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन।
ऑस्मोसिस के अंदर भी सेम कह सकते हैं, व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ही अंतर है कि इसके अंदर बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है ये, और इसके अंदर मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। कैसे बेटा देख लेते हैं, चलो आगे बढ़ के कैसे होता है अभी देख लेते हैं। चलो खाली जगह ये रही, यहाँ देखते हैं। देखो बेटा, अगर मेरे पास में दो कंसंट्रेशन है, एक हायर कंसंट्रेशन, एक लोअर कंसंट्रेशन, और लोअर कंसंट्रेशन में हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये लोग पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और बीच में किसी भी टाइप का बेटा मैंने मेम्ब्रेन नहीं लगाई है, मेम्ब्रेन नहीं लगाई है, विदाउट यूजिंग एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस टाइप का बेटा, इस टाइप का जो फिनोमेना है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। लेकिन बेटा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अगर यहीं पे मैं कह दूँ क्या कि ये जो है सेम यही काम हो रहा है, सेम पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बोला था कि मेम्ब्रेन नहीं लगेगी, लेकिन बेटा इस कंडीशन में मैं बोलूँगा क्या कि अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और बीच में अगर मैं कोई मेम्ब्रेन लगा दूँ, यस कोई मेम्ब्रेन लगा दूँ, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। दोबारा सुन लो बेटा एक बार और, दोबारा सुन लो। जब पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं और बिना किसी मेम्ब्रेन के, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बीच में, देयर इज़ नो मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। और जब पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं और बीच में किसी टाइप की कोई मेम्ब्रेन लगा दी जाए, यस कोई मेम्ब्रेन लगा दी जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहाँ पे होता है बेटा? आपकी बॉडी में भी होता है। ऑस्मोसिस कहाँ पे होता है बेटा? प्लांट्स के अंदर भी होता है। ऑस्मोसिस कहाँ पे होता है बेटा? आपके घर में आरओ वाटर लगा होता है, आरओ वाटर। आप सब लोग बेटा देखो आरओ वाटर पीते हैं आप सब लोग, कितना मुंह पर रखा रहता है। मैं तो मिनरल वाटर पीता हूँ, मुझे तो आरओ का पानी चाहिए, मैं तो आरओ के बिना जीता ही नहीं हूँ, लोगों को देखा हुआ कहते हुए। और उनको ये नहीं पता गधों को कि आरओ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आरओ। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ के अंदर जब मशीन ख़राब होती है, पानी फिल्टर नहीं कर रही होती, तो मैकेनिक आता है और वो कहता है मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है इसकी, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन डाल के जाता है बेटा, उसी को बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन डाल के जाता है, उसके बाद ऑस्मोसिस होना स्टार्ट होता है उसके अंदर, और आप फिल्टर वाटर पी सकते हो आसानी से। देखो साइंस किस तरीके से हमारे जीवन में घुली हुई है। साइंस को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा साइंस, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इसे बोरिंग बनाते हैं। एक लाइन बेटा जो मैंने कही थी, इफ साइंस टीचर इज़ अ वेरी बोरिंग टीचर देन ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ अ क्रिमिनल। ठीक है, ये बात मेरे द्वारा कही गई है, किसी और ने भी कह दी होती पता नहीं, बट मैंने तो अपने आप ही कही है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सेल। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सेल। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं सेल्स पर। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी बेटा कि आपके बायोलैब के अंदर बहुत सारे जो है स्पेसिमेन रखे रहते हैं अलग अलग कांच की बोतलों में। किसी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे होते हैं, किसी के अंदर मेंढक है, किसी के अंदर सेंटीपीड है, या किसी के अंदर कोई और है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे रहते हैं। और आपने देखा होगा बेटा जैसे वो रियल में दिखते हैं वैसे ही उस बोतल के अंदर दिखते हैं, ना तो वो बेटा श्रिंक करते ना वो स्वेल करते। तो वो बोतल के अंदर जो पानी भरा है, विच टाइप ऑफ वाटर इज़ दैट, कैसा पानी होता है वो एक्चुअली। तो यहाँ पर बेटा यही पढ़ेंगे हम कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या लिविंग सेल्स पर। सबसे पहला बेटा दैट इज़ आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाल दूं या किसी भी सेल को डाल दूं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो वो सूजेगा ना वो पिचकेगा। आपने देखा होगा कि अगर आप रात में एक गिलास पानी लें, एक गिलास पानी में आप किशमिश डाल दें, छोटी छोटी किशमिश डाल दी आपने बेटा छोटी छोटी, तो आप देखोगे बेटा सुबह कि वो जो किशमिश है वो फूल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी फूल के। अब वो फूली तो पानी उनके अंदर गया कहाँ से, वो पानी उनके अंदर गया कहाँ से, और वो पानी ही गया क्यों उनके अंदर। ठीक है, कैसे बेटा वो सूज गई, सुबह रात को सुखड़ी हुई डाली थी, सुबह सूज गई वो, ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा बेटा इसी प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे इन तीनों के अंदर कि ऐसा क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा सबसे पहला दैट इज
दैट इज आइसोटोनिक, दैट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसी भी लिविंग सेल पर। अगर आप किशमिश लो, किशमिश बेटा डाल देना आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, जैसी आपने रात में डाली है ना वैसी ही आपको सुबह मिलेगी। मतलब कि द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज आउटसाइड इज इक्वल टू इनसाइड, मतलब जैसी सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बाहर है बेटा वैसी ही आपको अंदर मिलेगी इसके अंदर आइसोटोनिक में। सेल कैसा रहता है बेटा, एक जैसा, देयर इज नो चेंज। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक तो बेटा पानी जो है ना, जो हम नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करते हैं दैट इज़ हाइपोटोनिक, और उसके अंदर जब हमने किशमिश डाली तो कैसी हो गई बेटा सुबह, स्वेल, स्वेल अप, सूज गई बेटा, फूल गई वो। तो हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा आउटसाइड की कम होती है, इनसाइड की ज़्यादा होती है। मतलब कि जो पानी है बेटा वो एंटर कर जाता है सेल के अंदर, और जो चीज़ हमने डाली है उस पानी में वो सूज जाती है, फूल जाती है बेटा, इट गेट स्वेल्स, इट गेट स्वेल्स। एंड द थर्ड वन इज दैट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है बेटा, व्हाट इज हाइपरटोनिक? बेटा हाइपरटोनिक के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है बेटा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज आउटसाइड ज़्यादा होती है, इनसाइड में कम होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, ऐसी कंडीशन में जो हमने लिविंग पार्ट डाला है बेटा उसके अंदर से उल्टा पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे किशमिश के अंदर पानी घुस गया था, किशमिश बेटा फूल गई थी, तो अगर उसी किशमिश को बेटा मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालता हूँ तो उस किशमिश के अंदर का पानी उल्टा बाहर निकल जाएगा बेटा, और वो दोबारा से बेटा सूख जाएगी, छुआरा बन जाएगी, दोबारा सूख जाएगी। तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है बेटा ये पानी को बाहर निकाल लेता है, और ये जो है क्या करता है, ये श्रिंक करता है, श्रिंक, किसी भी सेल को श्रिंक। हाइपोटोनिक स्वेल करता है, और आइसोटोनिक का बेटा कोई चेंज नहीं होता। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने आलू डाला बेटा, पोटैटो, इन अ प्लेन वाटर। अब प्लेन वाटर बेटा कैसा है, वही वाटर जिसके अंदर मैंने किशमिश डाली थी, कैसा था बेटा वो, दैट इज़ हाइपोटोनिक। जब मैंने प्लेन वाटर के अंदर आलू डाला बेटा तो वो थोड़ा सा सूज गया, एक दिन 2 दिन बाद देखा तो आलू का जो साइज़ है वो ऐसा था, और वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, सूज गया, फ्लफ़ी हो गया, हाथ में पकड़ते ही टूटने लगा, क्योंकि उसके अंदर पानी एंटर कर गया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन बेटा अगर उसी पानी के अंदर मैं मिला दूं क्या, 20% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, अब बन जाएगा बेटा वो हाइपरटोनिक। अब जैसे ही वो हाइपरटोनिक बना बेटा तो उसके अंदर जब मैं आलू डालूंगा बेटा तो आलू के अंदर का जो पानी है वो भी बाहर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और वो आलू जो मैंने इतना बड़ा डाला था बेटा वो सिकुड़ के बेटा इतना छोटा हो जाएगा सिकुड़ के। अब देखो ये चीज़ भी आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखी है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ आपने देखी कहाँ पे। देखो सबसे पहले आइसोटोनिक का जो एग्जाम्पल है वो आपने देखा अपनी बायोलैब के अंदर। हाइपोटोनिक का जो एग्जाम्पल है वो आपने किशमिश को पानी में डाला और सुबह किशमिश फूल गई, वहाँ देख लिया। हाइपरटोनिक का कहाँ देखा है कि सर बताओ कहाँ देखा है? आपने देखा आपकी मम्मी अचार वगैरह डालती हैं घर पे, गाजर का, मूली का, आम का, ठीक है, तो उसको बड़े बड़े पीसेस में काटा जाता है। फॉर एग्जांपल गाजर को काट लिया, काटने के बाद एक बाल्टी में नमक वाला पानी भर के या नमक भर के और उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो आप देखते हैं बेटा कि जिस दिन उस गाजर को काटा था बेटा उस दिन उसका साइज़ कुछ और था, और कुछ दिन बाद बेटा सिकुड़ के छोटी हो गई वो गाजर अचार बनने से पहले। तो वो जो सॉल्यूशन है बेटा दैट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग श्रिंक्ड, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं बेटा, गाजर क्या है, इट इज अ लिविंग बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स क्या करके बेटा इसके श्रिंक करके, क्योंकि उनके अंदर का जो पानी था दैट इज गेटिंग आउटसाइड, वो बाहर चला गया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। नाउ व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या होती है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपके घर की जैसे एक दीवार होती है ना, घर की जो दीवार होती है एग्जैक्टली ऐसे ही होती है बेटा सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज अ सेल वॉल, दिस वन इज अ सेल वॉल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो होती थी बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती थी दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स, इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में, कि सेल मेम्ब्रेन बेटा लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा सेल वॉल की, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज,
एक बहुत ही हार्ड कठोर सब्सटेंस कह सकते हैं। जब ये सूख जाता है बेटा सेलुलोज तो बहुत कठोर हो जाता है। उसका भी एग्जांपल देखेंगे अभी। देखो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब सेल वॉल जो होती है बेटा, इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। प्लांट्स कैनॉट मूव, चलो रहने दो इसको, नहीं पढ़ते बेटा, डायरेक्ट बात करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना भाई, वी आर वेस्टिंग द टाइम। अब एक बात बताना बेटा मेरे को, मैं आपको सबसे पहले दो चीज़ बताऊंगा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अगर मान के चलो धूप पड़ी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो क्या करेंगे, छाँव में चले जाएंगे। मान के चलो बेटा रेन हो गई, बारिश हो गई, क्या करेंगे, छाँव में चले जाएंगे। मान के चलो बेटा उनको सोना है, घर चले जाएंगे अपनी रात में। ऐसा तो है नहीं है कि जंगल में ही खड़े रहेंगे भाई। लेकिन बेटा एनिमल्स तो ऐसा कर पा रहे हैं, एनिमल्स तो अपने घर चले गए, ठीक है, एनिमल्स तो ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अपनी सेफ्टी के लिए एनिमल्स, जानवर हों या ह्यूमन बींग्स हों, वो चले जाते हैं, अपनी सेफ्टी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूं, व्हाट अबाउट प्लांट्स, इनको इंसाफ कब मिलेगा? व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स को इंसाफ कब मिलेगा? ऐसा कब होगा कि प्लांट्स को भी सेफ्टी मिले? देखो प्लांट्स जंगल में खड़े हैं बेटा, इन अ फॉरेस्ट, तो बेटा जंगल में ही खड़े हैं, बारिश पड़ रही है ऊपर से टेम्परेचर भी है, सब चीज़ है बेटा, हर तरीके की एक्सट्रीम कंडीशन झेलनी पड़ती है किसको, प्लांट्स को। तो बेटा भगवान ने क्या किया, इन प्लांट्स को एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने के लिए एक एक्सटर्नल पार्ट दे दिया, एंड दैट एक्सटर्नल पार्ट इज नोन एज सेल वॉल। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है दैट एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट हैव cell wall, but plants have cell wall, and this cell wall is made up of cellulose is a very rigid material, सूखने के बाद बहुत कड़क हो जाता है। आपने देखना बेटा, नाखून चुबाना किसी इंसान के, अपने चुबा के देखना, तो आपके सेल्स के पास में बेटा सेल वॉल नहीं है, तो नाखून चुबाओगे आपके लगेगी, और हो सकता है जोर से चुबाया तो खून भी निकल जाएगा। लेकिन बेटा कभी किसी पेड़ के पास जाना, ठीक है, और वो जितना पुराना होगा उतना अच्छा है, पेड़ के पास जाना, उसके तने में ना, उसका जो तना होता है बेटा, उसमें नाखून चुबाना, उससे बोलना देख मैं तेरे लगाता हूँ, नाखून टूट जाएगा बेटा आपका। नाखून पता है क्यों टूट जाएगा? क्योंकि प्लांट्स के पास में सेल वॉल होती है, उनकी सेफ्टी करने के लिए, एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज बेटा हार्ड हो जाता है, ठीक है, इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस। अब देखो, अब पढ़ते हैं इसको, फालतू की चीज़ को। प्लांट्स कैनॉट मूव, चल नहीं सकते, सो दे नीड एक्स्ट्रा रिजिडिटी, कठोरता चाहिए उनको, एंड सपोर्ट से याद आया बेटा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के पास में होता है बेटा दैट इज स्केलेटन सिस्टम, नरकंकाल, स्केलेटन सिस्टम, बोन्स होती हैं बेटा, और बोन्स क्या करती हैं, हमको सीधा खड़ा होने में मदद करती हैं, सीधा बैठने में, सीधा खड़ा होने में, बहुत सारी चीज़ों में मदद करती हैं। लेकिन प्लांट्स के पास में बोन्स भी नहीं होती हैं, और इनको सीधा खड़ा भी रहना है इस तरीके से, और इनके पास में वेट भी ज़्यादा होता है, और इनके ऊपर हम भी चढ़ जाते हैं, मतलब कि पूरी जिम्मेदारी प्लांट्स के ऊपर है हमारी, फिर भी हम इनको काट देते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ह्यूमंस के पास में स्केलेटन सिस्टम है, बोन्स हैं, और इसलिए वो अपराइट खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास में नहीं है। तो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है बेटा अपराइट खड़ा रहने में, कौन, सेल वॉल्स, क्योंकि प्लांट्स कैनॉट मूव, इनको जो है कठोरता चाहिए तो सेल वॉल है इनके पास, सपोर्ट चाहिए तो वो भी सेल वॉल से मिलती है। दैट इज़ वाई प्लांट सेल हैव एन एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज अ सेल वॉल। की फीचर्स क्या होते हैं इसके, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंगी में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। मेड ऑफ प्राइमरीली ऑफ सेलुलोज से बनी होती है, प्राइमरीली ऑफ सेलुलोज, मेड प्राइमरीली ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज बेटा एक हार्ड सब्सटेंस होता है, बार बार बता रहा हूँ, याद रखना। इसके अलावा इट इज़ वेरी रिजिड, सेल वॉल इज़ वेरी रिजिड का मतलब कठोर होती है, कठोर, लेकिन बेटा परमेबल नहीं होती। परमेबल का मतलब इसके अंदर, बाहर से कोई चीज़ में अंदर एंटर नहीं कर सकती। नथिंग कैन एंटर इनटू द सेल वॉल बिकॉज इट इज़ नॉट परमिएबल,
अगली चीज़, इट हेल्प लीव्स एंड फ्लावर्स स्टे फर्म, मेंटेन शेप, कीप प्लांट्स अपराइट। पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है, शेप मेंटेन करती है। एक प्लांट की जो शेप है बेटा वो सेल वॉल की वजह से ही वैसी मेंटेन होती है, ठीक है। ये इसके जो है बेटा फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा नोट है इसके अंदर, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये नोट। एनिमल सेल्स have no cell walls when placed in concentrated solution. They simply shrink because there is no rigid wall to maintain shape. देखो बेटा, एनिमल सेल्स जो होते हैं इनके पास सेल वॉल नहीं होती। जब इनको कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है ये सिकुड़ जाते हैं बेटा, दे सिंपली श्रिंक, क्योंकि इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है और सेल वॉल ना होने की वजह से ये श्रिंक कर जाते हैं। अच्छा, इनकी शेप को भी मेंटेन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है एनिमल्स के पास। एनिमल्स में बेटा हम भी आते हैं, वी आर ह्यूमंस, वी आर एनिमल्स, ठीक है। चलो, ये सॉल्यूशंस था बेटा, आपके सॉल्यूशंस मैंने आपको ऊपर ही समझा दिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। इसके अंदर वाटर एंटर कर जाता है सेल के अंदर, यहाँ से वाटर लीव कर जाता है और यहाँ कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेल वॉल है, इस तरीके से होता है बेटा स्ट्रक्चर। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं नोट्स में बेटा। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अब ये 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो बस। नाउ बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए ह्यूमन बींग्स हैं हम, वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्या आपकी बॉडी के अंदर से, आपकी बॉडी में 2 किडनी है, अगर आपकी बॉडी के अंदर से किडनी निकाल दी जाए तो क्या आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर पाएगा? देखो ऐसा कभी ना हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी इंसान के अंदर से, आपके अंदर से नहीं, किसी इंसान के अंदर से किडनी निकाल दी जाए, क्या उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या किसी इंसान के अंदर से न्यूरॉन्स निकाल दिए जाएं या फिर किसी इंसान के अंदर से लंग्स निकाल दिए जाएं तो क्या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर इंसान की बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं बेटा, फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस? ऑर्गन्स। कौन बेटा? ऑर्गन्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान की बॉडी के अंदर सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का जिम्मा ऑर्गन्स ने ले रखा है, तो हो सकता है बेटा सेल के अंदर भी ऐसा सब कुछ हो, ऐसा सेल के अंदर भी हो। क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन कर रहा है कौन कर रहा है? सेल ही तो कर रहा है। सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनल यूनिट है तो इसका मतलब कि सेल के जो फंक्शंस हो रहे हैं बेटा, सेल भी एक पूरी एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही काम कर रहा है। तो अगर इसके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ऐसे ही बेटा अगर सेल के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी हो रहा है बेटा, कुछ भी फंक्शन हो रहा है सेल के अंदर, क्योंकि सेल ही तो फंक्शनल वो है हमारी बॉडी का। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर ह्यूमन बॉडी के पास ऑर्गन्स हैं पहले से ही इन चीज़ों को करने के लिए, तो क्या सेल के पास भी होंगे? यस। और इनको बोलते हैं बेटा सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है बेटा। अब ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये काफ़ी टाइप के होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये 3 स्टार्टिंग में लिख दिए हैं, ये जस्ट वैसे ही इंट्रोडक्शन के लिए लिख दिए हैं। 1 बाई 1 हम हर एक सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन तो बता ही दिया मैंने आपको क्या होता है। इसके अलावा सेल के अंदर बेटा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है। इट इज़ अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो सेल के अंदर भरा होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस,
जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर भरा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर बेटा जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है बेटा, सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ब्रेन, ब्रेन सारे फैसले लेता है बेटा। ब्रेन इज अ सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ब्रेन से ही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जब हमारी बॉडी फंक्शन कर पा रही है। ब्रेन ने रेस्पॉन्ड किया जब हमने हाथ उठाया, हमारे पीछे कुत्ता भागा तो ब्रेन ने रेस्पॉन्ड किया बेटा। ब्रेन ने बोला एड्रिनल ग्लैंड से कि एड्रिनल हार्मोन इसके ब्लड में मिला दो और इसको जो है एरोप्लेन बना दो। कुत्ता भागा पीछे और आप भी भागने लग गए स्पीड में। तो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कौन कर रहा है बेटा? ब्रेन कर रहा है। एग्जैक्टली सेल के अंदर जो बेटा सेल का भी एक ब्रेन होता है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, दो तरह के सेल्स होते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक? बेटा प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राइमिटिव। प्राइमिटिव से हम समझेंगे प्राइमरी, प्राथमिक। बेटा प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक एजुकेशन या प्राथमिक स्कूल्स कौन से होते हैं पता है? देखो प्राथमिक का मतलब होता है स्टार्टिंग फेस। प्राथमिक विद्यालयों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो क्लासेस 1 to 8 के होते हैं, और वी कैन से दैट फ्रॉम द प्ले ग्रुप मे बी किंडर। वैसे तो ये किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं, लेकिन हम कंसिडर कर सकते हैं दैट प्ले ग्रुप टू क्लास 8। अब एक बात बताना, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है बेटा, फर्स्ट क्लास का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है बिकॉज ही इज़ इन द प्राइमरी स्टेज। ये प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा है, प्राथमिक विद्यालय में, क्योंकि ये अपनी प्राइमरी स्टेज में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये अपनी प्राइमरी स्टेज का मतलब बेटा शुरुआती दौर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये अपनी प्राइमरी स्टेज में, क्योंकि बेटा इसकी चीज़ें डेवलप ही नहीं हुई हैं। ना तो फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली, किसी भी प्रकार से ये बच्चा डेवलप नहीं हो पाया, ना ही सोशली। एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को बोलो बेटा एक काम करो, घर का राशन लेके आ जाओ मॉल से, क्या वो ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। क्यों नहीं ला पाएगा? क्योंकि बेटा वो अभी डेवलप ही नहीं हो पाया, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया, कोई भी चीज़ उसकी डेवलप नहीं हो पाई है, तो वो उन चीज़ों को नहीं कर पाएगा। फर्स्ट क्लास के बच्चे से बोलो चाय बना के लाओ, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी प्राथमिक स्टेज में है। एग्जैक्टली बेटा प्रोकैरियोटिक का मतलब प्राइमेटिव का मतलब प्राइमरी स्टेज, मतलब कि ऐसा सेल जो अपनी प्राइमरी स्टेज में है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ, अभी कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हुई है। मतलब हम उसको पूरी तरीके से सेल तो कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ एब्सेंट है। वो अपनी प्राइमरी स्टेज में है। ना तो फिजिकली वो डेवलप हो पाया, ना मेंटली डेवलप हो पाया, ना तो उसका ब्रेन डेवलप हुआ, ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस डेवलप हुआ, और ना ही उसका साइज डेवलप हुआ। तो ऐसा बेटा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, उसका जो साइज होता है दैट इज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है बेटा एब्सेंट होते ही नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया। इनको बोलते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक, जिनकी प्राथमिक स्टेज होती है, जो शुरुआती दौर में होते हैं, जिनके अंदर कुछ भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर बात करूँ वहीं पर दूसरे, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि फुल्ली डेवलप्ड। इसका मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। 10 to 100 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है बेटा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो भैया प्लांट के सेल्स, एनिमल्स के सेल्स, मतलब जानवरों के और हमारे दोनों के, ह्यूमन बींग्स के। और एक अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो बेटा फंगी इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, आपका टीचर हो सकता है बेटा इसको एमसीक्यू बना दे, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल। सारे फंक्शंस होते हैं सेल के न्यूक्लियस से होते हैं बेटा। न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल्स। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज अ हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। Nucleus is a brain of cell. It is the control center of the cell. It contains the genetic instructions for all cell activities. इसके अंदर सारे के सारे बेटा जेनेटिक कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। कैसे होती है ज़रा देख लेते हैं बेटा। न्यूक्लियस जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये एक सेल है मान के चलिए, ठीक है। दिस इज अ सेल, ये एक सेल है।
ये इसके अंदर बेटा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर भी बेटा इसकी एक मेम्ब्रेन होती है। अभी हमने बताया था आपको कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर भी इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी अपना बेटा एक साइटोप्लाज्म की तरह भरा होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा एक न्यूक्लियस जैसा ही होता है छोटा सा, विच इज नोन एज न्यूक्लियोस। न्यूक्लियोस, इट इज़ अ वेरी डेंस राउंड बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है इसकी, डेंस राउंड बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है, मेन चीज़ क्या होती है न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन बनता है और जो हमें पढ़नी भी चाहिए अभी। तो बेटा क्रोमोसोम्स, CHROMOSOMES। देखो मैं आपको यहाँ से अलग समझाता हूँ, अलग पेज लेके देखो। जैसे कि यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ, फोकस करो बेटे, देखिएगा। ये है सेल, इट इज़ अ कोशिका। कोशिका बोलते हैं हिंदी में सेल को। ये है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आई थिंक कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये है, मान के चलिए, आपका न्यूक्लियस, ठीक है, सेल के अंदर। और ये न्यूक्लियस की बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये न्यूक्लियोस इसके अंदर बैठा हुआ है, एक वेरी डेंस बॉडी इनसाइड इट। अब ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे होता है दैट इज क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर बेटा एक थ्रेड्स होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं बेटा डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए। और जो डीएनए है बेटा, डीएनए के अंदर होते हैं बेटा जीन्स, GENES, जीन्स। अब जीन्स क्या है बेटा? जीन्स के अंदर होती है कोडेड इंफॉर्मेशन, कोडेड इंफॉर्मेशन, कोडेड इंफॉर्मेशन। भैया कौन सी कोडेड इंफॉर्मेशन है ऐसी जीन्स के अंदर? ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है बेटा? ऐसे कौन से लॉन्च कोड हैं इसके अंदर जो इतना हम इसको हाइप दे रहे हैं? देखो बेटा, ये जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जिस बॉडी का सेल है ये, जिस ह्यूमन बीइंग के बॉडी का सेल है ये, उस ह्यूमन बीइंग की बेटा जो इन्फॉर्मेशन है कोडेड, वो इस न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स में ये कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। जीन्स में ये कोडेड इन्फॉर्मेशन जो होती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक बच्चा है, उसकी मदर है बेटा दैट इज फेयर इन कलर, फेयर, एंड उसका जो फादर है ही इज डार्क इन कलर। मदर जो है बेटा, शी इज नॉट टॉल, शी इज वॉर्फ, एंड फादर इज टॉल। कि सर वॉर्फ और टॉल क्या होता है? देखो बेटा, उसकी मम्मी जो है वो गोरी है, पापा जो है वो काले हैं। मम्मी जो है बेटा वो थोड़ी सी हाइट में गट्टी है, और पापा जो है बेटा लंबे हैं। तो यहाँ पर बेटा 4 कोडेड इन्फॉर्मेशन है उसके डीएनए में। वो या तो गोरा भी हो सकता है, या काला भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और लंबा भी हो सकता है। मतलब कि जो उसके डीएनए में इन्फॉर्मेशन आई है वो उसके पेरेंट्स से आई है बेटा, पेरेंट्स से। और फिर उसके बाद में उसके डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन रहेगी, कुछ वो बेटा एक्वायर करेगा अपने एनवायरनमेंट से, और फिर वही इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली पीढ़ियों में चली जाएगी। मतलब कि आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें नई नई बन के आ रही हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं बेटा आपकी बॉडी में, आपके कान, आपकी नाक और आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि उनकी जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है वो आप उनके डीएनए के साथ में वो ट्रांसफ़र हुई है बेटा आपकी बॉडी में। इसीलिए बेटा आपका जो है कद काठी उनके जैसी है। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को बेटा डीएनए अपने अंदर कंटेन करता है कि आने वाला जो मनुष्य है या जो एग्जिस्टिंग मनुष्य है वो कैसा होगा, कैसा बनेगा, किस तरीके का उसका फिजिकल, मेंटल, किस तरीके की पूरी बॉडी की उसकी जो है रचना होगी। ठीक है, दैट इज कंटेंड इन जीन्स, दैट इज कंटेंड इन जीन्स। बेटा आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा
राइबोसोम समझाने से पहले चलो मैं आपको राइबोसोम से स्टार्टिंग करता हूँ, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में आपकी पहले राइबोसोम है, तो मैं एनसीईआरटी को क्यों मैं अलग लूँ। ठीक है, चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ बेटा, है ना। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, जल ही जीवन है। तो बेटा राइबोसोम्स की बात करें अगर, तो राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, वाई दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है बेटा, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस वो राइबोसोम्स के द्वारा ही होता है बेटा। प्रोटीन सिंथेसिस बेटा राइबोसोम्स ही करते हैं, राइबोसोम्स ही करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको द प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, ये सिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस। हमें नहीं आती अंग्रेजी ज़्यादा, तो बेटा हम बताएंगे आपको, हम बनाएंगे आपको अंग्रेज, चिंता क्यों कर रहे हो। सिंथेसिस समझो बेटा, बचपन में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, फोटो का मतलब लाइट, प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, मतलब खाना बनाना। प्रकाश, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो अपने लिए खाना बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस अगर मैंने लिख दिया बेटा तो इसका मतलब प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को बनाना बेटा। तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को बनाना, दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर। या तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते मिलते हैं आपको। साइटोप्लाज्म ये एक सेल है बेटा, सेल, ये सेल वॉल है उसकी, मैंने बताया था एक जेलीला एक सब्सटेंस भरा होता है इसके अंदर, सेल के अंदर, दैट इज साइटोप्लाज्म। या तो साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते मिलेंगे आपको राइबोसोम्स। ठीक है, इस तरीके से घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, ऐसे घूमते मिलेंगे। ठीक है, या फिर ये बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सर ये नए नए वर्ड बहुत आ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा, बेटा प्लीज़ स्किप मत करना। ठीक है, मेरे भविष्य का सवाल है, देखते रहो, मैं समझाऊंगा बेटा इसको क्या होता है, व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं बताऊंगा आपको, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बैठा हूँ ना, वाई आर यू वरी अबाउट। पहले समझ लेते हैं बेटा इन दो लाइंस को, फिर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि वही बेटा अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फंक्शंस की बात करें बेटा, फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का। राइबोसोम मैंने बताया आपको प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो तरह के सेल्स में, दोनों तरह के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं कौन, राइबोसोम्स। ठीक है, जहाँ तक क्लियर कि हाँ सर क्लियर। ठीक है, तो बेटा आगे आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। कि सर अभी तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी प्रोटीन्स की, ये कहाँ से आ गई, समझो बेटा ज़रा देखो ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बेटा इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिंथेसिस होता है और ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स का भी, लिपिड्स का भी और कुछ हार्मोन्स का भी, एंड सम हार्मोन्स। सर कैसे, ज़रा समझाइए। अभी तो आपने बोला प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करते हैं, अब आप बोल रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। अपनी बात पर टिकोगे नहीं टिकोगे, बेटा ज़रूर टिकेंगे, ज़रा मेरी बात तो सुनो पूरी। देखो बात ऐसी है उत्तर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो टाइप के होते हैं बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। एक होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ही लगे रहते हैं बेटा राइबोसोम्स। इसीलिए कहते हैं कि राइबोसोम्स आर ऑल्सो अ प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब कि राइबोसोम्स जो हैं बेटा, जो प्रोटीन बना रहे हैं राइबोसोम्स, जो प्रोटीन ये बना रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच होकर के बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके साथ में ये राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, देखो ये राइबोसोम्स इसके साथ में चिपके हुए हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं क्या, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ओनली प्रोटीन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा।
दूसरा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, तो ये प्रोटीन तो नहीं बना सकता। राइबोसोम नहीं है इसका मतलब प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो ये क्या सिंथेसिस करता है, क्या बनाता है? तो बेटा ये सिंथेसिस करता है और स्टोर करता है बेटा लिपिड्स को और हॉर्मोन्स को, लिपिड्स को और हॉर्मोन्स को। ठीक है, इसका काम होता है लिपिड्स बनाना और हार्मोन्स बनाना, इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल भी, ठीक है? दोनों को एक बार अच्छे अच्छे से पढ़ लेना। वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ के साथ में जुड़ा होता है दैट इज राइबोसोम, और राइबोसोम जुड़ा है तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। इसके साथ में राइबोसोम होता नहीं है तो इसका मतलब बची हुई चीज़ें ये बनाएगा। अगला टॉपिक है दैट इज गोल्गी एपरेटस। व्हाट इज गोल्गी एपरेटस? अब देखो बेटा, खाना तो बन गया है सेल्स के अंदर, है ना? अब बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट भी होना है, ट्रांसपोर्ट होने से पहले पैकिंग भी करनी है उसकी। तो खाना तो बन गया बेटा, अब जोमेटो से पैक होके जाएगा। अब पैक होके कैसे जाएगा? तो पैक करने का काम बेटा और उसको शिप करने का काम, शिपिंग सेंटर और पैकिंग सेंटर जो होता है दैट इज गोल्गी एपरेटस। ये जो है फ्लैटेंड, एकदम सीधे सीधे फ्लैटेंड इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है बेटा, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और एक वैज्ञानिक थे इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने अपने सरनेम पे ही बेटा इसका नाम रख दिया गोल्गी एपरेटस। और सबसे पहले बेटा इन्होंने ऑब्जर्व किया था इसको 1898 में, 1898 में। तो अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस, सो आपको बताना इन 1898 देयर इज ए इटालियन साइंटिस्ट, हिज नेम इज कैमिलियो गोल्गी, ही इन्वेंटेड गोल्गी एपरेटस। अपने ही नाम पे रख दिया। वाव, मतलब कि जैसे कि मेरा नाम है नरेंद्र, मेरा नाम है श्याम सुंदर, तो मैं सुंदर रख दिया इसका नाम, सुंदर गोल्गी, नहीं सुंदर कैमिलियो गोल्गी, हाँ सुंदर एपरेटस नाम रखता है इसका। मान के चलो आपका नाम है क्या, रमेश कुमार, तो इसका नाम हो जाता कुमार एपरेटस। जब भी तो कहते हैं बेटा विज्ञान पढ़ो, कुछ इन्वेंट करो, आपके नाम पे चीज़ें आ जाएंगी। जैसे सीवी रमन थे हमारे, उनके नाम पे आया रमन इफेक्ट। एग्जैक्टली जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आपके नाम से भी कुछ ना कुछ आएगा, चिंता मत करो बेटा, बहुत सफल बनने वाले हो। यहाँ से आशीर्वाद जा रहा है आपके लिए, बस कमेंट कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। अब देखो बेटा, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कैमिलियो गोल्गी ने, ठीक है, 1898 में, इटालियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। अच्छा, गोल्गी एपरेटस जो होता है बेटा, इट इज़ फंक्शनली लिंक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या मतलब है इसका? ये जो होता है बेटा, एक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स काम कर रहे हैं, उनके साथ में लिंक्ड होता है, और सेल की जो मेम्ब्रेन होती है बेटा उसके साथ में लिंक होता है। तो इसका क्या काम हुआ? इसका काम है बेटा कि ये मॉडिफाई करता है, जो प्रोडक्ट बने उनको मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा। सॉर्ट का मतलब कि फॉर एग्जांपल मम्मी किचन में बेटा खाना बना रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, सॉर्टिंग करती हैं साथ के साथ, ठीक है। मसाले एक तरफ, चाय बनाने का सामान एक तरफ, खीर बनाने का सामान एक तरफ, मतलब चीज़ों को सॉर्ट कर दो बेटा, ठीक है। मसाले एक तरफ, नमक एक तरफ, चीनी एक तरफ, मतलब कि चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे अलग अलग रख दो बेटा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉर्ट इन इंग्लिश। तो मॉडिफाई करना चीज़ों को, सॉर्ट करना, उसको पैक करना, ठीक है, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, और उनको रिसीव करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीधा वेजल्स में भेजना बेटा बॉडी के अंदर। मतलब गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो बेटा कितना भी प्रोटीन बना लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी बॉडी तक पहुंचेगा ही नहीं वो। मतलब यही बेटा डाकिया है आपकी बॉडी का, ही इज़ अ डाकिया ऑफ योर बॉडी, जो सारी चीज़ों को पहुंचा रहा है बेटा, ठीक है, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स द क्लीन अप सिस्टम। बेटा लाइजोसोम जो है ना, आपकी बॉडी का नगर निगम होता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सफाई होनी है बेटा, उसका जिम्मा ले रखा है लाइजोसोम्स ने। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्लीन अप सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्लीन अप सिस्टम। अब कैसा होता है देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब सिंगल, एक ही मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, और ये सेक का मतलब पाउच टाइप के होते हैं, बोरे टाइप के, छोटे छोटे पाउच टाइप के। और इन पाउचों के अंदर भी बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है, मान के चलो, चले पहले पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। दे ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स,
carbohydrates, fats, and even damaged part of the cell. Products of breakdown are released into the cytoplasm and reused in other cellular process. Keep the cell clean and healthy. देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर जो लाइजोसोम होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं बेटा। सैक का मतलब छोटे छोटे पाउच होते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं बेटा, दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपकी बॉडी में अंदर कोई चोट लगी, ठीक है, कुछ पार्ट बेटा डैमेज हो गया, कुछ सेल्स बेटा डैमेज हो गया आपकी बॉडी के अंदर, कुछ सेल्स डैमेज हो गए। सेल्स बने हुए किसके बेटा? प्रोटीन्स के, लिपिड्स के, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये जो सेल है बेटा जो डैमेज हो गए, अब ये कहाँ जाएंगे? बाहर तो जा नहीं सकते। तो अंदर की अंदर बेटा जो लाइजोसोम्स होते हैं, ये इनको डाइजेस्ट कर जाते हैं बाय यूजिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, इनको खा जाते हैं, इनको ख़त्म, फिनिश, ठीक है, टाटा बाय बाय। खाने के बाद में ये जो है साइटोप्लाज्म में इनको रिलीज़ कर देते हैं खाने के बाद, और साइटोप्लाज्म में जो बेटा बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं वो भी अदर सेलुलर प्रोसेस के अंदर यूज़ हो जाता है, उसका भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये आपके सेल को क्लीन रखते हैं बेटा, एकदम क्लीन। मतलब मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, नगर निगम है जी, बस ये गाना नहीं चलाते बेटा, वो वाला गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। Lysosomes are known as the societal bag of the cell because it is capable of destroying its own cell in which it is present. It contains many hydrolytic enzymes which are responsible for the destruction process. This happens when either the cell is aged or gets infected by foreign agents like any bacteria or virus. क्या मतलब है इसका? देखो बेटे, लाइसोसोम्स जो होते हैं बेटा, इनको सोसाइटल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि ये बेटा अपने सेल को ही मार खा जाते हैं, मार के। जो अपने आप को ही मार दे, मतलब अपनी ही सुसाइड कर ले, उसको सोसाइटल ही तो बोलेंगे, सोसाइटल बैग। अब ये जो बैग है बेटा, बैग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये बैग टाइप के होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये कैपेबल होते हैं बेटा किसी भी सेल के डैमेज्ड पार्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर पूरा का पूरा सेल डैमेज हो गया ना बेटा, तो पूरे सेल को ही खा जाते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, ठीक है। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है डिस्ट्रक्शन करना, डाइजेस्ट करना चीज़ों को। जैसे मान के चलो कोई सेल है, पुराना हो गया, उम्र हो गई उसके, या उसको इन्फेक्शन लग गया बेटा, कोई बैक्टीरिया पहुँच गया उस सेल के अंदर ठीक है, और उस सेल को परेशान कर दिया उस बैक्टीरिया ने या वायरस ने, तो ये आएंगे बेटा पूरे सेल को खा जाएंगे। ये कुछ भी करके दिखा दो, ये ले हमने तुझे खा लिया, डाइजेस्ट कर दिया। कुंभकर्ण है बेटा ये बॉडी के, नगर निगम, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े बेटा। नाउ द नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से आपने पढ़ा होगा दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि ये बिजली घर है आपके सेल का, बिजली घर। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अलग पढ़ोगे इसके बारे में। कैसे? देखो बेटा, हमने पढ़ा था दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, ठीक है। बिकॉज इट सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। अब देखो मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, एक कहानी सुना के पढ़ाना ही तो मेरा काम है बेटा। चलो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, इट इज़ सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ होती है, और पोरस होती है। पोरस का मतलब इस चीज़ में से आर पार कोई चीज़ निकल जाए, ठीक है। एक होती है बेटा इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन। इट इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फंक्शंस. It break down glucose and other molecules during cellular respiration, and then energy is released and stored as a form of ATP, the energy currency of the cell. ATP is used to power almost all cellular activities. It has its own DNA and ribosomes. इनके पास खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स। अब चलो थोड़ा सा इसका फोटो निकाल के और फिर उसके हिसाब से समझते हैं। हाँ तो बेटा देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको दिख रहा होगा सामने, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर मैंने बताया था एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है। इनर कवरिंग जो है बेटा, इनको क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। इनको इसलिए बोलते हैं क्रिस्टे क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं
ये स्पेस क्रिएट करती हैं यहाँ पर, जिससे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकें। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है समझते हैं बेटा, कि ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे कि इसको हम पावर हाउस बोलते हैं। और ये जो है दो तरीके की कवरिंग होती हैं, एक क्रिस्टे है और एक आउटर कवरिंग है। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो बेटा ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आपने डायग्राम देखा होगा इसका। अब मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन। देखो एक बात बताना मुझे, आपकी बॉडी ने, आपने फूड खाया, एक ह्यूमन बीइंग ने फूड खाया। कहानी सुनाऊंगा आपको। एक ह्यूमन बीइंग है, पेंसिल को क्या हो गया, एक ह्यूमन बीइंग है बेटा, उसने खाया फूड। फूड का ब्रेकडाउन हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, फूड किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, ग्लूकोज में, C6H12O6। ठीक है, ये बन गया ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज बन गया तो क्या ग्लूकोज से डायरेक्ट आपको एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी? अरे हाँ सर, लिखा रहता डब्बे पे, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट। तो ग्लूकोज से तो मिलनी चाहिए एनर्जी, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, मैं बताता हूँ बेटा क्यों नहीं होता। मान के चलो आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आप जो है बन गए टीचर, आपको मिलती है सैलरी। आप यहाँ पर टीचिंग करके जाओ स्कूल में, उसके बदले में आपको मिले सैलरी। सैलरी से बेटा आपका घर चलता है। ध्यान देना बेटा, एक गरीब टीचर की कहानी सुना रहा हूँ आपको मैं। आपको मिलती है टीचिंग करने से सैलरी। टीचिंग का मतलब यू आर डूइंग अ श्रमदान, आप जो अपना टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। टीचिंग, आपको मिलती है सैलरी। सैलरी का मतलब आपको मिलती है मनी। मनी का मतलब, मनी क्या है बेटा, इट इज़ अ करेंसी, करेंसी। ठीक है, आप जाओ बेटा राशन की दुकान पे, वहाँ जाके बोलो भैया 5 किलो चीनी दो, ठीक है, 5 किलो चावल दो, सारा राशन ले लो उससे, और उससे बोल दो भैया सुनो, पैसे वैसे नहीं है, मैं टीचिंग करता हूँ, मुझे सामान दे दो। टीचिंग करता हूँ मैं, बहुत मेहनत करता हूँ भैया, बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे सामान दे दो। वो आपको शायद भगा देगा, सामान देगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो ये जो मेहनत है ना बेटा, ये जो मेहनत है, दिस मेहनत इज़ अ ग्लूकोज, C6H12O6। अच्छा सर, ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होता है। अगर ये मेहनत ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ना, जो फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद बना बॉडी में, ये जो ग्लूकोज है, यही बेटा ये मेहनत है। मेहनत से एनर्जी थोड़ी मिल रही है, मेहनत के बदले आपको पैसा मिल रहा है। पैसा जो है करेंसी है, तब आपको सामान मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, समझना ध्यान से, मैं क्या कनेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ बेटा, मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस होती है। पोरस इसलिए होती है कि चीज़ें अंदर बाहर जा सकें, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और एक जो है बेटा इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, ये, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे का काम होता है बेटा स्पेस क्रिएट करना, जिससे कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो सकें। कि सर कौन सा केमिकल रिएक्शन, तो बेटा देख लेते हैं कौन सा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप का पढ़ा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्लास 7th में रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है बेटा एयर की प्रेजेंस में, ध्यान देना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 एयर की प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्ट होता है बेटा, एनर्जी में। और ये एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रहा है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये केमिकल रिएक्शन। और ये जो एनर्जी बनती है बेटा, ये एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया टीचिंग करने के बदले क्या मिलता है आपको, पैसा। ऐसे ही ये जो एनर्जी है बेटा, ये पैसा नहीं होती, ये होती है ATP। कहीं पर डॉलर होता है बेटा, कहीं पर पाउंड्स होता है, कहीं पर यूरोज होता है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होती है ATP, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP इज यूज टू पावर मोस्ट ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, उनको पावर देने का काम ही ATP का है, उनको पावर देने का काम ही ATP का है।
समझ में आया बेटा? एक बार में दिमाग में डाल देता हूँ बेटा चीज़ों को, एक बार में। बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं बेटा हम अपने यहाँ के, बच्चे हमको याद करते हैं कि सर कहाँ चले गए। देखो बेटा, ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, ठीक है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी में कन्वर्ट करता है एटीपी में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और एटीपी जो है बेटा, उसी का इस्तेमाल होता है पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। वहाँ पर ग्लूकोज का काम नहीं हो रहा बेटा, वहाँ पर एटीपी का यूज़ हो रहा है। आपकी मेहनत नहीं देखी जा रही है, आप कितने पीरियड पढ़ा के आ रहे हैं ये नहीं देखा जा रहा, आप कितना पैसा कमा के ला रहे हैं ये देखा जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक दैट इज़ प्लास्टिड्स। कितना बचा है ये अभी? प्लास्टिड है, प्लास्टिड के बाद में जो है सेल डिवीज़न, प्लास्टिड के बाद सेल डिवीज़न एंड देन सेल डिवीज़न के बाद, हाँ बेटा ख़त्म है लगभग, अब तो हो गया कल्याण। चलो बेटा, नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। चलो, व्हाट आर प्लास्टिड्स? प्लास्टिड क्या होते हैं बेटा? प्लास्टिड्स आर द सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स। सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स क्या मतलब है इसका? सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस, खाना बनाने का सेंटर होता है प्लास्टिड, ठीक है। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था बचपन में कि खाना लीव्स बनाती हैं। लीव्स तो बेटा लीव्स के अंदर ही तो होते हैं प्लास्टिड, 2 प्लास्टिड तो लीव के अंदर ही होते हैं। चलो पढ़ लेते हैं कौन कौन से। तो प्लास्टिड को देखा जाए बेटा तो ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटा लीव्स के अंदर छोटे छोटे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट भरा होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर बेटा स्ट्रोमा नाम का एक जो है डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होते हैं स्ट्रोमा नाम के, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, जिससे कि पेड़ के लिए खाना बनता है, ठीक है। जैसे कि लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर ही कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट, और वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, और खाना बनता है प्लांट्स के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट तो बेटा आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, दे आर ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी खोलो बेटा, एनसीईआरटी में देखते जाओ इसको साथ के साथ। मेरे नोट्स देख रहे हो, बहुत बेहतर बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पार्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो बेटा जो होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलरफुल। मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं है कि जो पेड़ पौधे बेटा उनकी जो लीव्स हैं वो हरी ही होंगी सिर्फ, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। वो तो रंग बिरंगी भी होती हैं, गुलाबी भी होती हैं, ठीक है, येलो भी होती हैं, ऑरेंज भी होती हैं। मतलब कि ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, लेकिन बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट ना होकर येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट होता है। तो बेटा ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रेड, ऑरेंज, येलो ये कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, उनके अंदर होते हैं क्रोमोप्लास्ट। मतलब कि उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की जगह रखे हुए हैं उनका नाम क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जैसे क्लोरोप्लास्ट का काम था बेटा फोटोसिंथेसिस करना और खाना बनाना, इनका काम होता है बेटा सुंदरता दिखाना, ठीक है, अच्छा एक एसेंस बनाना उस जगह पे, एक अच्छी खुशबू बनाना, जिससे कि पॉलिनेटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। और ये जो है एक अच्छा ब्राइट कलर देते हैं किसको? फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। और इनके इस ब्राइट कलर की वजह से, इस कलरफुल नेचर की वजह से, अच्छा एसेंस होने की वजह से जो पॉलिनेटर्स हैं बेटा इनकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सर पॉलिनेटर क्या होते हैं? मधुमक्खियाँ कौन है? पॉलिनेटर। तितलियाँ, ये कौन है? पॉलिनेटर्स बेटा वो होते हैं जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा, आप उसके अंदर अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट का एग्जाम्पल जैसे कि फ्लावर्स, पेटल्स और फ्रूट्स, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद में है बेटा देख आपका दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होते हैं बेटा? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, देयर इज नो पिगमेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। तो फिर क्या होता है भैया? ये स्टोर करते हैं बेटा मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च,
ऑयल, प्रोटीन्स। मतलब क्या है? मतलब कि इनडायरेक्टली दे आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यस, फॉर एग्जाम्पल पटेटो, जैसे कि पटेटो, पटेटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है बेटा, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता किसी भी टाइप का। इनका काम होता है स्टोर करना मटेरियल, जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। इसका एग्जाम्पल है दैट इज पटेटो। और एक और चीज़ खास, पता है क्या? इनके पास में इनके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं भैया। इनके पास में भी होते हैं, मतलब प्लास्टिड्स के पास में भी होते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वैक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है, थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे फिर पिक्चर समझेंगे इसको थोड़ा सा, है ना। वैक्यूल्स, दीज आर द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। इनका काम है बेटा स्टोर करना, चीज़ों को सपोर्ट करना। यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर होता है और ये सराउंडेड होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से। मतलब कि जैसे सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, ऐसे ही इस वैक्यूल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन लगी होती है। कि सर समझ नहीं पा रहे बेटा, डायग्राम दिखाऊंगा समझ जाओगे, रुक जाओ अभी पढ़ने तो दो इसको। उसके अलावा इट इज़ फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सेप। इसके अंदर बेटा एक वाटरी फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है इसके अंदर भरा हुआ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल सेप बोलते हैं। सेल सेप ये स्टोर करता है अपने अंदर बेटा वाटर, मिनरल, शुगर्स, वेस्ट मटेरियल्स, इनको स्टोर करता है। इवन मैं आपको बता दूं कि जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो कलरफुल जो पिगमेंट्स थे उनको भी बेटा यही स्टोर करता है अपने अंदर, और बाद में ये जो है उनको क्रोमोप्लास्ट में बेच देता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड वैक्यूल इट मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल, कीप द प्लांट फर्म एंड अपराइट। सेल को बेटा एक प्रेशर देके, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भर दो बेटा तो टाइट होकर और अपनी शेप में आ जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो वैक्यूल होता है बेटा, इसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है, इसकी वजह से सेल को एक प्रेशर मिलता है और सेल जो होता है बेटा ये टाइट रहता है सेल, और सेल टाइट रहेगा तो बेटा बॉडी का स्ट्रक्चर भी टाइट रहेगा। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेट रहते हैं, फर्म एंड अपराइट, खड़े रहते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते बेटा, क्योंकि उनके सेल्स ही एकदम स्ट्रेट हैं, तो ये भी स्ट्रेट रहेंगे। सेल स्ट्रेट क्यों? क्योंकि वैक्यूल्स के अंदर कुछ भरा हुआ है, और वो कुछ क्या भरा हुआ है बेटा? वो भरा हुआ है क्या? वाटर, मिनरल, शुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, जब पानी नहीं देते बेटा हम किसी प्लांट को, तो वो सूख जाता है, कारण मुरझा जाता है, कारण कि उसके वैक्यूल के अंदर से बेटा पानी का लॉस हो जाता है, और सेल जो होते हैं बेटा उसके प्लांट के वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, इसीलिए प्लांट जो होता है बेटा वो नरम पड़ जाता है, मुरझा जाता है, टूट जाता है। अगर एनिमल सेल्स की बात करी जाए तो वैक्यूल्स जो होते हैं बेटा दे आर प्रेजेंट बट वेरी मच स्मॉलर, बहुत छोटे, और ये हेल्प करते हैं टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स में, एनिमल्स में, ठीक है। चलो अब इसकी थोड़ी सी वो देख लेते हैं, एक पिक्चर देख लेते हैं बेटा वैक्यूल्स की, आपको अच्छी लगेगी, यू लाइक इट। ये है आपका सेल, एनिमल सेल, एंड दिस इज वैक्यूल। बेटा वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक फाउंड इन सेल्स दैट स्टोर्स वेरियस सब्सटेंसेज एंड हेल्प मेंटेन द सेल। सेल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये रहा वैक्यूल, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ये, ठीक है। ये प्लांट सेल के अंदर ऐसा होता है और एनिमल सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स स्मॉलर इन साइज, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हेल्प इन स्टोरेज एंड सपोर्ट। चलो फंक्शन देखते हैं बेटा, इसका फंक्शन क्या है। अभी पढ़े थे हमने, दोबारा पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, अब थोड़ा पिक्टोरियल तरीके से पढ़ लेते हैं। स्टोर वाटर, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट अंटिल दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल, कीप plant cells firm and upright by maintaining water pressure, stores pigment that give color to the flowers and fruits। पिगमेंट्स के जो कलर होते हैं बेटा उनको भी स्टोर करने का काम वैक्यूल का ही होता है। एंड ऑल्सो इट इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स, स्टोर्स हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड कीप्स देम अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। मतलब कि अगर किसी सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई ऐसा एक हार्मफुल सब्सटेंस बन गया किसी सेल के अंदर कि अब सेल के सारे ऑर्गेनल्स को खतरा है उससे, तो वैक्यूल पता क्या करेगा, उसको अपने अंदर भर लेगा और सेल को बेटा सेफ रखता है ये, ठीक है। प्रोटेक्शन भी देता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एंटीवायरस ऑफ सेल, ठीक है। चलो बेटा चलते हैं वापस जहाँ से आए थे।
तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज सेल डिवीज़न। दैट इज सेल डिवीज़न। अब यहाँ पे मैं आपको जो समझाऊंगा थोड़ा ध्यान से समझना। एक बात बताना बेटा मेरे को, एक ह्यूमन बीइंग जब वो पैदा हुआ बचपन में तो 2 किलो का था, कुछ दिन बाद 5 किलो का हुआ, फिर 40 किलो का हुआ, फिर 50 किलो का हुआ, 60 किलो का हुआ, फिर 80 किलो का हुआ, फिर 100 किलो का हुआ। तो एक ह्यूमन बीइंग जब बचपन में 2 किलो का था, अब वो 20-22 साल की उम्र में 100 किलो का है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी, एक लिविंग बॉडी ग्रो करती है ना, ग्रो कर रही है मतलब बढ़ रही है। तो इसका मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं बेटा, वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल, मान के चलो आपकी चोट लग जाए, चोट लग गई बेटा, है ना, चोट लगी, आपने देखा 2 दिन बाद वो ठीक हो गई, अपने आप बेटा चोट बंद हो गई, और 3-4 दिन बाद देखा तो बेटा उस जगह से वो चोट हट गई और नई नई स्किन आ गई उस जगह पे, नई चमड़ी आ गई उस जगह पे। अब ये जो नई चमड़ी आई है बेटा, इसका मतलब कि नई सेल्स आ गए वहाँ पे, रिपेयर जो था, वो डैमेज जो हो रखा था वहाँ पे टिश्यूज़ का, वो रिपेयर हो गया। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल कि भाई एक ह्यूमन बीइंग, अगर एक मेल की बात करें, ठीक है, मेल की और एक फीमेल की, मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्शन किया और बेटा एक नया इंडिविजुअल पैदा कर दिया, एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया बेटा, मतलब कि यहाँ भी सेल्स डिवाइड हो गए। तो बेटा ये जो प्रोसेस है, ये जो हो रहा है बेटा, एक्चुअली इट ऑल इज अकर ड्यू टू सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, और यही एक्चुअली मतलब होता है सेल डिवीज़न का, कि नए सेल्स में डिवाइड होना। सेल डिवीज़न की वजह से बेटा बॉडी ग्रो करती है, रिपेयर होती है, टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं और रिप्रोड्यूस करती है। अब सेल डिवीज़न भी बेटा 2 टाइप की होती हैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की सेल डिवीज़न होती हैं। देखते हैं ज़रा। सबसे पहली सेल डिवीज़न है दैट इज़ माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज़ मियोसिस। माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं बेटा वो 2 होते हैं और मियोसिस के अंदर 4 होते हैं। अब डॉटर सेल्स 2 होते हैं, इसके अंदर 4 होते हैं। माइटोसिस में क्या हो रहा है बेटा कि जो चीज़ पहले थी वहाँ पे वही चीज़ बढ़ के वापस आ रही है, मतलब जैसा सेल था पहले वैसा ही आ रहा है, सेम। कहने का मतलब कि सेम एज पेरेंट सेल। मतलब एक बात बताना बेटा, आपके हाथ पे छिल गया, चमड़ी छिल गई, कट गया, ठीक है, कुछ दिन बाद वहाँ पे नई स्किन आ गई। क्या कभी ऐसा देखा है कि आपका हाथ था पहले गोरा, अब नई जब स्किन आई बेटा तो वो आ गई बैंगनी, है, या वायलेट आ गई, या ऑरेंज आ गई, या रेड आ गई, या बेटा सतरंगी आ गई, या फिर वायलेट कलर बना, या फिर वो बना दिया, स्पेक्ट्रम बना दिया वाइट लाइट का विबग्योर। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि भैया माइटोसिस के अंदर जैसे सेल्स पहले थे बेटा वैसे ही सेल्स बाद में आते हैं, सेम एज पेरेंट सेल्स। उसके अलावा क्रोमोसोम्स की बात करी जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में इक्वल रहते हैं। माइटोसिस में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ भी 46 रहेंगे। डॉटर सेल्स की बात करी जाए बेटा तो दे आर वेरी आइडेंटिकली, जो मैंने अभी आपको बात बताई, सेम एक जैसे रहते हैं, स्किन का कलर चेंज नहीं होता। जैसे सेल्स उस स्किन के पहले थे चोट लगने से पहले, वैसे ही बेटा रिपेयरिंग के बाद में होंगे। कहाँ पर होता है बेटा ये माइटोसिस? कहाँ पर हो सकता है बेटा? पूरी बॉडी में होता है माइटोसिस। आपकी पूरी बॉडी ग्रो करती है, ऐसा तो है नहीं है कि नहीं बचपन में पैदा हुए उसके बाद में एक ही चीज़ ग्रो कर रही है, एक पैर बड़ा हो गया बस बाकी सब रुक गया, नहीं, सारी चीज़ें बेटा ग्रो करती हैं, ऑल बॉडी सेल्स, सोमेटिक। इसके अलावा इसका पर्पस क्या होता है? माइटोसिस का जो पर्पस है बेटा दैट इज़ ग्रोथ करना बॉडी की, चोट लग जाए तो रिपेयर करना, उसको मेंटेनेंस करना। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो भी किसके अंतर्गत आता है बेटा? इट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर माइटोसिस। जैसे कि अमीबा करता है ना बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरीके से है, ठीक है, फिर इस तरीके से टेढ़ा हो गया, ठीक है, फिर इस तरीके से 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू द माइटोसिस इन अमीबा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट अमीबा इज़ डूइंग माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस के अंतर्गत आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेल डिवीज़न माइटोसिस वाली ये करती है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा बेटा अगला देखते हैं मियोसिस, अलग टाइप का सेल डिवीज़न। तो बेटा मियोसिस के अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे बेटा वो इसके दुगने होंगे बेटा, 2।
इसके दुगने होंगे। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो 46 के 46 आ गए थे बेटा, लेकिन इसके अंदर 46 नहीं आएंगे, इसके अंदर आएंगे आधे 23 क्रोमोसोम्स, क्योंकि बेटा एक मदर है एक फादर है, दोनों मिल करके ही तो एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं जब तो एक प्रजाति बन के तैयार हो रही है बेटा। हो रही है नहीं हो रही है? वैन मदर एंड फादर गिव्स देयर क्रोमोसोम, जब भी तो एक नया इंडिविजुअल आ रहा है बेटा। तो जो 40 क्रोमोसोम्स हैं बेटा, ठीक है, वो डिवाइड हो जाते हैं 23 क्रोमोसोम्स में, 23 क्रोमोसोम्स में, ठीक है। डॉटर सेल आइडेंटिकल होता है या नहीं होता पेरेंट्स के? बेटा नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। कोई भरोसा नहीं है कि मम्मी जो हैं वो इसकी फेयर हों, पापा डार्क हों इसके। हो सकता है बेटा ये फेयर और डार्क के बीच का कॉम्बिनेशन बने, हो सकता है फेयर से भी ज़्यादा फेयर हो जाए, हो सकता है डार्क से भी ज़्यादा डार्क हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा नॉट जेनेटिकली डिफरेंट। मियोसिस होती कहाँ पर है बेटा? मियोसिस होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जैसे कि टेस्टिस में, वुमेन्स के अंदर ओवरीज में, मेल्स के अंदर टेस्टिस में, और फ्लावर्स के अंदर बेटा एंथर्स में। जो फूल होते नहीं है, फूल मांगू में, अरे ये क्या बना दिया, देखो बेटा फ्लावर बनाता हूँ मैं आपके सामने। ये है फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ठीक है। इसमें देखा है इस तरीके से खड़ी होती हैं, छोटी 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 फिलामेंट होते हैं, उस पे ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। ये होते हैं एंथर। ये जो गोल गोल लग रहे हैं ना, ये जो गोल गोल है बेटा, इनको बोलते हैं एंथर। अरे कहाँ चला जाता है ये? ये फ्लावर है बेटा, है ना। इसमें ये जो लगे रहते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इसके ऊपर ये जो गोल गोल होते हैं, दीज आर एंथर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स के अंदर बेटा ये होता है जो मियोसिस, दैट इज अकरिंग इनसाइड द एंथर्स। पर्पस क्या होता है इसका बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिकली डाइवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जेनेटिकली डाइवर्स प्रजातियाँ बनाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, ये काम होता है मियोसिस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट दैट इज एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स इन माइटोसिस बेटा, माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा था? ग्रोथ हो रही थी बेटा, मतलब कि सेल डिवाइड हो रहा था, सेल्स में सेल डिवाइड हो रहा था, सेल्स में हो रहा था ना, सेल्स में डिवाइड, तो ग्रोथ हो रही थी बेटा। ये जो ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ कभी कभी बेटा बहुत अनकंट्रोल्ड लेवल पे हो जाती है। अनकंट्रोल्ड मतलब कि होती ही चली जाती है और वो ट्यूमर बना देती है। ट्यूमर यानी कि आगे चल के कैंसर बन जाता है, कैंसर, ठीक है। और ये एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जनरेट कर देता है। ये एरर है बेटा माइटोसिस के। माइटोसिस में ये दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर बात करें बेटा मियोसिस की, तो मियोसिस के अंदर जो दिक्कतें पैदा होती हैं वो होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जन्म से ही बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट आना, डेवलपमेंट नहीं होना बच्चे का, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा बेटा रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का रिड्यूस होना, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, दीज आर द एरर्स ऑफ मियोसिस। नाउ बेटा आपका बचा है लास्ट टॉपिक, एंड दैट लास्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। इसके बाद में हर हर महादेव। सेल थ्योरी समझते हैं बेटा, व्हाट इज सेल थ्योरी। बेटा यहाँ पे 3 वैज्ञानिक आए थे, तीनों वैज्ञानिक आए, तीनों ने आकर के बोला अलग अलग। सबसे पहले आए बेटा रॉबर्ट हुक, उनने बोला कि मैंने सेल को डिस्कवर कर दिया 1665 में। फिर आए मैथ्यू शिल्डन। अच्छा, सेल थ्योरी के जो मेन पार्ट हैं वो ये 3 हैं बेटा। रॉबर्ट हुक तो ठीक है, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्यू शिल्डन आए बेटा 1883 में। उन्होंने एक बात कही, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं बेटा, सब के सब सेल से मिलके बने हैं, जितने भी प्लांट्स। ये किसने कहा? मैथ्यू शिल्डन ने 1838 में। पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का। फिर उसके बाद में बेटा एक और वैज्ञानिक आए, उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए बेटा। पेन गिर गया, कोई बात नहीं, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ ना बेटा, वो पेन नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, लो। उसके बाद में आए बेटा 1839 में थियोडोर शिवान, ठीक है। थियोडोर शिवान ने बोला बेटा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहले बोला उन्होंने मैथ्यू शिल्डन ने कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। दूसरे बार फिर आए बेटा थियोडोर शिवान, उन्होंने बोला कि सारे के सारे एनिमल्स हैं वो भी किससे बने हैं बेटा? सेल से बने हैं। फिर एक तीसरे आए बेटा 1855 में, उनका नाम था रोडोल्फ वर्क्यू। इन्होंने बोला कि जो नए सेल्स आते हैं बेटा वो इसलिए आते हैं क्योंकि पहले से वहाँ पर सेल्स एक मौजूद थे, वो या तो मरे, डेड हो गए जब नए सेल आए बेटा, या फिर वो डिवाइड हो गए जब नए सेल आए। मतलब कि न्यू सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और यही बेटा क्या होती है, इसी को कहते हैं
सेल थ्योरी, क्या कहते हैं बेटा इसी को? दिस इज नोन एज सेल थ्योरी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल थ्योरी, तो अगर आप इन पॉइंट्स को लिख के आते हो तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ये भी लिख देना साथ में। द क्लासिकल सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जो क्लासिकल सेल थ्योरी है बेटा, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब के सब बेटा एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने हैं। दूसरी बेटा, दूसरा पॉइंट क्लासिकल सेल थ्योरी का क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स। ये तो चैप्टर का ही नाम था कि जो सेल होता है बेटा वो बेसिक यूनिट होता है किसका? किसी भी लिविंग बींग का, और यही स्ट्रक्चर खड़ा करता है उसका, और इसी की वजह से बेटा उस बॉडी के अंदर फंक्शंस हो पाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट था बेटा वो सेम है आपका, वो कह रहा है कि जितने भी पुराने नए सेल्स आ रहे हैं बेटा वो पुराने सेल्स की वजह से ही आ रहे हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से ही वहाँ पर सेल्स एग्जिस्ट थे, इसलिए वहाँ पर नए सेल्स अराइज हो रहे हैं, आ रहे हैं। ये कौन कहता है बेटा? ये तीसरा पॉइंट है। और ये किसने कही थी? ये बात कही थी रुडोल्फ बर्क्यू ने। तो यहाँ पर बेटा चैप्टर का होता है एंड, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो, आपको लगा कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है बेटा, मैं डिजर्व करता हूँ, देन यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सपोर्ट करिए बेटा। अगर सपोर्ट करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा। गारंटी दे रहा हूँ बेटा, ट्यूशन नहीं पढ़ने दूंगा आपको, यहीं पे सारी चीज़ें समझा दूंगा, यहीं पे सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू बेटा।